हर घर में आजकल एक ही चर्चा है, बढ़ती महंगाई। सब्जी हो, दाल हो या तेल, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। पर कभी सोचा है कि हमारी थाली की ये जो कीमत है, इसे असल में तय कौन करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2026 तक घर पर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजों की कीमतों में 3.1% की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये हमारे घर के बजट पर पड़ने वाला एक सीधा बोझ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सबका जिम्मेदार है कौन? क्या वो किसान है जो दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कहीं पर्दे के पीछे से सारा खेल कंट्रोल कर रही हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन छिपे हुए किरदारों से जो असल में हमारी रसोई पर राज कर रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन इनका कंट्रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है एप्पल, नेस्ले, टाटा मोटर्स जैसे नाम जिन्हें हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है एडीएम, बंज, कारगिल और लुइस ड्राइफस। इन्हें शॉर्ट में एबीसीडी कंपनियां कहते हैं। और यकीन मानिए, खेती किसानी के कारोबार के असली खिलाड़ी यही हैं। ये कंपनियां सीधे तौर पर हमें और आपको कुछ नहीं बेचती। इनका बिजनेस मॉडल अलग है। ये किसानों से कच्चा माल खरीदती हैं, उसे प्रोसेस करके आटा, तेल जैसी चीजों में बदलती हैं और फिर उसे केलॉग्स और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों को बेच देती हैं। यानी आपके पसंदीदा बिस्किट के पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ हो सकता है। और भारत में तो ये कंपनियां सीधे हमारी रसोई में मौजूद हैं। बंज के कुकिंग ऑयल्स और अडानी विल्मार के प्रोडक्ट्स आज शायद हर दूसरे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। अडानी विल्मार, जो कि एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर है, आज भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में गिनी जाती है। ठीक है, तो अब जब हम इन बड़ी कंपनियों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बीज हमारी थाली तक पहुंचता है और इस पूरे सफर में कौन कौन शामिल होता है। तो ये सफर मोटा मोटी 4 पड़ावों से गुजरता है। पहला, किसानों से फसल खरीदना। दूसरा, उसे तेल और आटे जैसी इस्तेमाल की चीजों में बदलना। तीसरा, उसे गोदामों में रखना और पूरी दुनिया में पहुंचाना। और चौथा, उससे हमारे लिए खाने पीने की चीजें बनाना। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसे इकोनॉमिक्स में पास थ्रू इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर खेत में गेहूं का दाम बढ़ता है तो बाजार में ब्रेड की कीमत तुरंत और उतनी ही नहीं बढ़ जाती। इस बदलाव को हम तक पहुंचने में समय लगता है और इसका असर भी रास्ते में कम हो जाता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ का ग्राफ देखिए, गेहूं की कीमतों में कितना तेज उछाल आया है। लेकिन दाईं तरफ बेकरी के सामान की कीमतें उतनी तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और कम बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि खेत से दुकान तक के सफर में प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे कई और खर्चे भी तो जुड़ जाते हैं। अब तक हमने खाने के असली सफर को समझा, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह गया है, बल्कि ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फूड फाइनेंशियलाइजेशन। अगर आसान भाषा में कहूं तो अब गेहूं और मकई जैसी फसलों की खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट की तरह होती है। यहाँ मकसद फसल उगाना नहीं है, बल्कि कीमतों के उतार चढ़ाव से सिर्फ पैसा कमाना है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक आलू का किसान अपनी फसल उगने से बहुत पहले ही एक सौदा कर लेता है कि वो भविष्य में एक तय कीमत पर ही आलू बेचेगा। इससे किसान को दाम गिरने का डर नहीं रहता, उसका रिस्क खरीदने वाले पर चला जाता है। इसी सौदे को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या वायदा अनुबंध कहते हैं। तो यहाँ 2 तरह के बाजार बन जाते हैं। एक फिजिकल बाजार, जहाँ हम असली सामान खरीदते बेचते हैं, और दूसरा है वायदा बाजार, जहाँ लोग भविष्य की कीमतों पर सिर्फ अंदाजा लगाकर पैसा लगाते हैं, बिना असल में कोई सामान खरीदे। भारत में भी ये वायदा कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभिजीत सेन समिति की एक रिपोर्ट बताती है कि इसका फायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। वो आज भी बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से जूझ रहे हैं। तो अब हम खाने के असली और कागजी, यानी कि फिजिकल और फाइनेंशियल, दोनों बाजारों को समझ चुके हैं। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि पूरी दुनिया में कीमतों का ये खेल कैसे खेला जाता है। तो हमारी थाली के कीमतों को कंट्रोल करने वाली असल में 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली, मुट्ठी भर एबीसीडी कंपनियों का बाजार पर दबदबा। दूसरी, वायदा बाजार में होने वाली सट्टेबाजी, जिससे कीमतें बेवजह घटती बढ़ती हैं।
और तीसरी, इन सबसे निपटने के लिए बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नियम। इस वैश्विक बहस में भारत एक बहुत अहम आवाज बनकर उभरा है। भारत का कहना है कि उसे अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज जमा करके रखने का हक होना चाहिए, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब खाना पेट भरने की चीज से ज्यादा पैसा कमाने का एक जरिया बन जाए, तो हमारी फूड सिक्योरिटी का, हमारे भविष्य का क्या होगा? अगली बार जब आप अपनी थाली देखें तो इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर।